नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका तैयारी कर लो परिवार में। आज आपका सीईटी का पेपर था। आशा करता हूं आपने बहुत अच्छा दिया पेपर और आपका पेपर बहुत ही शानदार गया होगा। और आज अपन उस पेपर के आंसर की करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अपन साइंस की बात करते हैं। तो साइंस के अंदर बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आए हैं बच्चों, जिसके अंदर देखिए कौन कौन से क्वेश्चन थे। आपके 9 क्वेश्चन साइंस के अंदर यहाँ पे आए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था कि प्रथम भारतीय उपग्रह, तो इसको तैयार करने का सीधा सा तरीका था बच्चों, एक सीधा सा पैटर्न था। आभा रोय, क्या याद करना बच्चों? आभा रोय। इससे याद करने तो आज से होता बच्चों आर्यभट्ट। क्या होता है? आर्यभट्ट होता पहला। दूसरा था बच्चों कौन सा? भास्कर। तीसरा था भारतीय कौन सा? रोहिणी। और चौथा था बच्चों कौन सा? इप्पल था। यहाँ पे बहुत ही शानदार उम्दा प्रदर्शन रहा होगा आपका। और पहले का आंसर क्या होगा बच्चों? आर्यभट्ट बिल्कुल सही आंसर है इस बच्चे का, जिसने भी देखे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन उपकरण नहीं आएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन देखो आता है यहाँ पे 15 नंबर पे। निम्न में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री जिनकी कोलंबिया यान के दौरान लौटते समय मृत्यु हो गई थी बच्चों 2003 के अंदर? तो यहाँ पे देखिए वो कौन थी? कल्पना चावला थी। कौन थी बच्चों? कल्पना चावला एक ऐसी थी भारतीय अंतरिक्ष यात्री जिसकी लौटते समय मृत्यु हो गई थी। तो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना 91 के ऊपर, ये वाला। ये देखिए यहाँ 91 इससे आगे वाला, ये देखिए यहां पे कौन सा औषधीय पादप नहीं है? ऐसा पूछा गया कि औषधीय पादप नहीं है। देखो बच्चों, कुरकुमा लौंगा लौंग को बोलते हैं और लौंग का उपयोग औषधि में करते हैं। ठीक है। ऑसियम सेम्टुप्सम, ये तुलसी का नाम है भाई। तुलसी जो होती है इसको भी यूज में लाया जाता है यहाँ पे। इम्बिलिका ऑप्शन आंवला होता है बच्चों, ये क्या होता है? आंवला, ये भी यूज में लाया जाता है। और कॉर्कोरस कैप्सुलिरस, ये जूट होता है बच्चों, और ये रेशा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? रेशा प्रदान करने का काम करता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? बहुत ही शानदार आंसर होगा इसका। क्या? ए आंसर इसका बिल्कुल एक्यूरेट है। ए है वो औषधीय पौधा नहीं है, ए रेशेदार पौधा है। आप इसको बोल सकते हो ये आपका क्या है यहाँ पे? व्यवसायिक पौधा भी बोल सकते हो। रस्सियां बनाई जाती है जूट से। ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसमें 92 का। देखिए क्या देर का है। अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से पे दवाइयों के लिए? अश्वगंधा, अश्वगंधा इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इसकी जो पत्तियां, उसकी जो जड़ें होती है ना, जड़ों के अंदर अश्व के जैसी गंध आती है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? जड़। बिल्कुल सही आंसर है कि जड़ों का उपयोग किया जाता है अश्वगंधा के अंदर, औषधियों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्राकृतिक रबर किसका पॉलीमर होता है? तो ये होता है बच्चों किसका? आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। किसका होता है दोस्तों? आइसोप्रीन जो है इसका बहुलक होता है, इसका आईयूपीएसी नाम होता है 1,3 ब्यूटाडाइइन। ठीक है ना, 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन, इसका क्या होता है? आईयूपीएसी नाम होता है। तो आंसर क्या होगा इसका बच्चों? आइसोप्रीन होगा। आइसोप्रीन के बहुलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इसमें आता है 117 अपना इस वाले पेपर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्या? 117 के ऊपर। ज्यादा ऊपर गया भाई। अरे रुक जा बाबू, कहाँ जा रहा है? ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आता है इसके अंदर कौन सा? ये वाला देखिए यहाँ पे। क्या हो गया इसमें? क्या चक्कर है? नंबर चेंज हो रखे हैं क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला। बाइफोकल लेंस का उपयोग, बाइफोकल का मतलब होता है दोस्तों कि आपको दोनों लेंस यूज में लेने पड़ते हैं। एक तो उत्तल लेंस आप पढ़ते हो, ये यूज में लेना पड़ता है, और एक कौन सा काम में लेते हैं? अवतल लेंस। दोनों काम में लेते हैं। ये इन दोनों से मिलकर बनने वाला लेंस होता है बच्चों कौन सा? बाइफोकल लेंस होता है। इसमें वास्तव में ऊपर की तरफ तो होता है बच्चों अवतल लेंस, ऊपर की तरफ कौन सा होता है? अवतल, और नीचे की तरफ होता है दोस्तों उत्तल लेंस होता है। तो ये बनकर बनता है बाइफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। तो इसका उपयोग किया जाता है जिस व्यक्ति को पास की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती और दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और ऐसा होता बुढ़ापे के अंदर, जब लेंस की लचकता खो जाती है, तो इस रोग को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। बुढ़ापे के अंदर ऐसा होता है ना। इसको बोलते हैं बच्चों प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, प्रेस बायोपिया के नाम से इसको जानते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये इसके अंदर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पे कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, ये देखिए आप। रक्त आदान, ट्रांसफ्यूजन, ब्लड अगर डोनेट करते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पादों या रक्त को संचारित किया जाता है। बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे के अंदर डालते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र में, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा बोला है कि पहला रक्त संचरण कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया था। यह गलत है भाई साहब। कार्ल लैंडस्टीनर हमेशा किस में आता है? ब्लड ग्रुप के अंदर आता है। ब्लड ग्रुप बनाने वाला व्यक्ति था, ब्लड ग्रुप बताने वाला व्यक्ति था। और आर एच
फैक्टर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? RH फैक्टर और ब्लड ग्रुप के अंदर आता है ये व्यक्ति। इसने कभी भी ब्लड डोनेट के बारे में जानकारी नहीं दी थी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ब्लड डोनेट के बारे में इस व्यक्ति ने कभी नहीं बताया था, ठीक है ना। ब्लड डोनेट के बारे में इसने जानकारी नहीं दी थी। ब्लड डोनेट की बात अगर करें तो इसने जानकारी नहीं दी, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा? सेकंड वाला गलत है। तो आंसर क्या होगा? प्रथम सत्य किंतु सेकंड क्या है? असत्य। ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ए इसका सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस यही अपने क्या थे, बंद करता हूं वहां पे, यही अपने क्या थे दोस्तों, यही अपने क्वेश्चन थे आपके, क्या साइंस के क्वेश्चन थे बिल्कुल आज की। देखिए दोस्तों, रीजनिंग के शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। नॉर्मल क्वेश्चन थे, एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, तो आराम से आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये है जो आपका सिलोक्स से आया था क्वेश्चन, और ये देर का कि कोई भी सेव केला नहीं है। देखो दोस्तों, जब भी आपको कोई नहीं का क्वेश्चन आता तो मान लीजिए ये जितने भी सेव हैं, ये सेव क्या नहीं है दोस्तों? ये सेव केला नहीं है। मतलब केले वाले डब्बे के अंदर ये कभी भी टच नहीं करने वाले, ना इसके पास में आएंगे। कुछ केले अंगूर नहीं है, केले का कुछ हिस्सा है बच्चों, बाकी के केले अंगूर है या नहीं है ये अपन को नहीं पता, लेकिन आपको ये बोला कि केले का कुछ हिस्सा जो है ये वाला, ये कभी भी क्या नहीं होगा दोस्तों? अंगूर नहीं होगा। ये आपको बोल रखा है, यहां पे ये वाला पैटर्न आपको दे रखा है। अब देखो, कोई सेव अंगूर है, कोई सेव अंगूर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। आपको डायग्राम के अंदर सीधा देखना है, क्या डायग्राम के अंदर ये जो आपने बनाए हैं गोले, ये अंगूर के साथ टच है क्या? नहीं है। क्या पता सेव अंगूर हो, क्या पता नहीं हो। जब आपके सामने डायरेक्ट कंक्लूजन आता तो ये हमेशा गलत होता है, ठीक है। सोचना ही नहीं इसके बारे में। क्या क्यों होता है? क्योंकि क्या पता सेव अंगूर न हो। अगर ऐसा निष्कर्ष कभी देते हैं साथ में कि कोई सेव अंगूर नहीं है, अगर ऐसा देते तब अपन आइदर और की कंडीशन लेके आते निष्कर्ष में या तो वाली, लेकिन यहां पे कोई दे नहीं रखा दूसरा। सभी सेव के अंगूर होने की संभावना है। जब भी आपको संभावना का नाम आता है ना दोस्तों, तो आपको यह संभावना करने की कोशिश करनी है कि ऐसा हो सकता है क्या। तो मैं देखता हूं कि सारे सेब अंगूर हैं, मैं सभी सेब को अंगूर के अंदर रखता हूं। यहाँ पे ये देखिए, ये सेब है आपके, सारे के सारे सेब अंगूर के अंदर रख दिए। अब मेरे पास में ये ना होकर ये वाला डायग्राम बन गया यहाँ पे। अब मैं इस डायग्राम के अंदर अपने कथन देखने वाला हूं कि क्या सारे कथन सही हैं क्या। अगर सारे कथन ये सही हैं तो ये डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है और ये संभावना सही है। इनमें से अगर एक भी कथन गलत हो गया इस डायग्राम में तो आपकी संभावना गलत है। देखो, कोई सेब केला नहीं है, सेब और केले दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल सही डायग्राम में ये बात ठीक है। कुछ केले अंगूर नहीं है, कुछ केले अंगूर नहीं है, ये बात भी सही है। जब दोनों की दोनों बातें इस डायग्राम में सही हो रही हैं, इसका मतलब ये संभावना हो सकती है। तो केवल निष्कर्ष कौन सा होगा बच्चों? सेकंड सत्य होगा। तो यहां पे देख लीजिए आंसर कौन सा होगा आपका? केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता, तो आंसर होगा बच्चों इसका क्या? डी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनूप ने मुन्ना से कहा, किसने? अनूप ने मुन्ना से कहा क्या? कि कल मैंने अपनी दादी के पुत्री के इकलौते पुत्र, किसकी बात आ रही है? अनूप ने मुन्ना से कहा कि कल मैंने, मतलब ये बात किसकी आ रही है भाई? अनूप की आ रही है। और अनूप क्या बोलता है कि मैंने अपनी दादी, अनूप की दादी कौन होगी? अनूप का पिता होगा, और पिता की कौन होगी? माता होगी। पिता की कौन होगी? माता। और दादी की पुत्री यानी इसकी दादी की पुत्री जो होगी वो अनूप के पिता की कौन होगी? बहन। पुत्री का इकलौता भाई, इसकी पुत्री का एक ही भाई है, इसका मतलब अनूप का कौन होगा? वो पिताजी होगा। पिता की बात चल रही है। को हरा दिया, तो अनूप ने किसे हरा दिया बच्चों? अपने पिता को हरा दिया। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये देखिए यहां पे आपको दे रखा है क्या? C80 इक्वल टू 48 दे रखा है। ये कोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा आता बच्चों। C80 बराबर क्या दे रखा है? 48। जब भी आपके नंबर 50 या 100 के आसपास रहते हैं तो ये क्वेश्चन लगभग आपके योग से संबंधित होता है। यहाँ पे C आता 203 नंबर पे, A आता 1 पे, T आता 20 पे। इन सबको ऐड करेंगे, आंसर कितना आ रहा बच्चों? 24। 24 का डबल करके दे रखा आपको 48। 24 का डबल क्या दे रखा है? 48। तो इसी प्रकार अपन देखते हैं कि माउस का क्या होगा। MOUSE, एम आता है 13 पे, O आता बच्चों 15 पे, U आता 21 पे, S आता 19 पे, और E कितने पे आता है बच्चों? 5 पे। सबको ऐड कर लेते हैं, आंसर क्या बनेगा आपका? तो देखो 5 और 9 14, और 1 15, 5 20, और 3 23, 2 और फिर आपका कितना होगा? 2 और 1 3, 1 4, 2 6 और 1 7, 73। 73 को डबल कर दो, 73 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 146। आंसर क्या होगा इसका? है क्या? है बिल्कुल। आंसर क्या होगा बच्चों? डी इसका सटीक आंसर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आता है इसके अंदर 71 के ऊपर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है इसके अंदर ये वाला रहा। यहां पे देखो क्या दे रखा है,
आपको एक कोड भाषा में ओ को एल लिखा गया, ए को एच लिखा जाता है, एम को आई लिखा जाता है, एस को एफ लिखा जाता है, एन को टी लिखा जाता है और ई को एस लिखा जाता है। यानी इस तरीके से लिखा जाता है, आई को ए लिखा जाता है। अब आप यहां पे देखो पी को जी और सी को ई डिकोड किया गया, तो इस कोड में सी ओ एम पी ए एन आई ई एस को क्या लिखेंगे? तो सिंपल सा तरीका बच्चों, ई सी को क्या लिखा, देखो यहां पे सीधा सा है, ओ को लिखा गया एल, ए को लिखा गया क्या एच, एम को लिखा गया क्या आई, एस को लिखा गया क्या एफ, एन को लिखा गया क्या टी, ई को लिखा गया क्या एस, आई को लिखा गया क्या ए और पी को लिखा गया दोस्तों क्या जी और सी को क्या लिखा गया है ई लिखा जाता है। ये लिखा, आप उल्टा मत पढ़ देना, कभी सी को ई लिखा तो ई को भी सी लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगले ने सीधा सीधा बोला, आपको बोला कि ये जो आपका कंपेन्स है इसको कैसे लिखेंगे, पहला अक्षर सी है तो सी को क्या लिखोगे, सी को लिखा गया है ई तो आप लिखोगे ई, ओ को क्या लिखा है, ओ को लिखा है एल तो आप लिखोगे एल, एम को क्या लिखा है, एम को लिखा आई तो यहाँ पे आएगा आई, पी को क्या लिखा गया है जी तो यहाँ पे लिखोगे जी, ए को क्या लिखा गया दोस्तों एच तो एच लिख देंगे यहाँ पे, एन को क्या लिखा गया यहाँ पे, एन को लिखा गया है टी, आई को क्या लिखा है, देखो आई को लिखा है ए यहाँ पे, ई को क्या लिखा गया है, ई को लिखा गया है एस और एस को क्या लिखा गया है, एस को लिखा गया है एफ। ये आपका आंसर होगा ELIGHTASF। ये आंसर कौन सा बच्चों, ELIGHTASF बिल्कुल सही आंसर क्या है बच्चा, जो भी करके आया ऑप्शन क्या होगा बी इसका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1110 के ऊपर है, आप कितने पे है 96, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 के ऊपर। देखिए कौन सा क्वेश्चन होगा, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें भी देखो बहुत सिंपल सी देर की है कि बी जहां पे आता वहां पे प्लस लेना, जी यहाँ पे माइनस, ई आता वहां पे मल्टीप्लाई, सी का डिवाइडर इक्वल है ए है और एफ का ग्रेटर देन, और ये आपको देर का क्या देर का, पहला ऑप्शन देर का आपको, इनको आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा बच्चों। देखो क्या देर का है 15 है, 15 के आगे सी, सी का मतलब क्या डिवाइड, डिवाइड है 5 से, फिर देर का एफ, एफ का क्या लिख रखा है यहाँ पे आपका क्या होगा इसके अंदर ग्रेटर देन, आपका लेस देन किससे है 8 से, सी का आंसर क्या होगा डिवाइड देर का है कितने से 4 से, बी का मतलब है यहाँ पे प्लस कितने से है 6 से, और सी का मतलब है यहाँ पे क्या डिवाइड है कितने से 3 से है। तो बच्चों याद रख लेना यहाँ पे काम करता बोर्ड मास, हमेशा ये क्वेश्चन जो होते हैं वो बोर्ड मास के नियम के ऊपर काम करते हैं, ठीक है ना। पहले ब्रैकेट होता है, ऑफ मतलब का कभी लिखा होता है बीच में तो, उसके बाद में डिवाइड, उसके बाद में मल्टीप्लाई, फिर आपके ऐड और माइनस हो ही जाएंगे। तो सबसे पहले डिवाइड वाला पोर्शन इसके अंदर करना पड़ता है आपको। डिवाइड देखो यहाँ पे एक ये दे रखा आपको सामने, इन दोनों का तो आंसर आएगा 3, फिर ऐसे कैसा इन दोनों का आंसर कितना आएगा 2, फिर प्लस, फिर इन दोनों का आंसर भी कितना आएगा 2। तो अब आपको प्लस माइनस करने, 2 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों 4, तो 3 ग्रेटर देन कितने, 3 लेस देन कितने है 4, यानी ये बात बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन इसके अंदर सटीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर कितने नंबर पे है आपका 96 के बाद में 1110। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका मिलेगा 1110 के ऊपर, ये वाला, ये देखिए रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, आपको देर का क्वेश्चन किसके बारे में देर का, ये क्वेश्चन आपका दिशा और दूरी के संबंधित है। कभी भी आपको देर का समतल के अंदर ये वाला उत्तर, ये वाला दक्षिण होगा, ये वाला पूर्व होगा और ये वाला क्या होगा दोस्तों पश्चिम हो जाएगा। अब आपको जो भी देर का है वैसे का वैसा डायग्राम बना दिए। रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये उत्तर की ओर लेके जाओ, इसको कितनी दूर है 15 किलोमीटर लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद दाईं तरफ मुड़ता है, तो आपका दायां ये होगा डी से दायां बनता है, देखो ये साथ में डी से दायां, तो डी से दायां इधर मुड़ गया और इधर मोड़ दो 10 किलोमीटर हो गया। उसके बाद बाईं ओर इससे बी बनता, देखो बी से आपका क्या मिलेगा इसमें बी से बायां, तो बी से बायां की अगर बात करते हैं तो किधर मुड़ता है बाईं ओर, कितना 20 किलोमीटर चला, इधर मोड़ दिया बाईं ओर कितना चला 20 किलोमीटर चल गया, ये लो जी साहब। तत्पश्चात बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, वापस बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है बच्चों 10 किलोमीटर चलता है, और यहाँ पे आ गया। तो बताओ रंजन अपनी प्रारंभिक बिंदु से, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, ये 10 है ये 10 है, इसका मतलब ये 20 है, तो ये दूरी भी कितनी होगी बच्चों 20 हो जाएगी, क्योंकि आपका आयत बन रहा है, और टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 20 और 15 35 किलोमीटर। तो बिल्कुल सही आंसर है बच्चे का, जिसने भी दिया है आंसर क्या होगा 35 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 141 के ऊपर, अगला भी है क्या कुछ, हाँ ये देखो छात्राओं की एक समूह एक लाइन में खड़ा है और दोनों किनारों पे आपको देर का एक लाइन है, इधर वाली साइड से बात करें चाहे तो आपका लेफ्ट लें
चाहे राइट लें, दोनों साइड से जब भी लेते हो तो यहाँ पे बीच में कितने नंबर पे है, 19वें नंबर पे खड़ा, इधर से भी 19 है, इधर से भी कितने नंबर पे बच्चों, 19 पे है। तो सीधा सा तरीका है, कुल कितने बच्चे हैं, तो सीधा तरीका होता है बाएं से प्लस दाएं से, एक ही व्यक्ति का जब दो स्थान होता है इन दोनों को ऐड करो और ऐड करके क्या करना बच्चों, माइनस में एक कर दो, क्योंकि इसको दो बार काउंट कर लिया इधर से और इधर से, 19 दूनी 38, 38 में से एक जाएगा, कितने बचेंगे बच्चों, 37 बच्चे इसकी पंक्ति में देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका मिलता 114 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 114, ये देखिए, ये रहा, ये देखिए, ये रहा। अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पे आएगा बच्चों, दूसरे नंबर पे बोला। शब्दकोश आपको एबीसीडी का क्रम याद होना चाहिए, ए से लेके जेड तक, उसके हिसाब से देखो क्या देर का पहला एम, पहले आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको एलिमिनेट वाला ऑप्शन अपनाना पड़ता है ना। ऑप्शन के अंदर क्या करने हैं, अक्षरों को एलिमिनेट कर दो जो सबसे पहले एक जैसे हैं, एम सेम है सबके अंदर, एम को पूरा हटा दो, कोई इसका मतलब नहीं है। ए है दोनों सब में सेम, तो ए को हटा दो साहब, सबको कोई मतलब नहीं है। अब देखो बात करते हैं, यहाँ पे टी, टी आता 20 नंबर पे, यहाँ पे जी, जी आता 7 पे, यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी जी है, ये भी 7 पे, ये भी 7 पे, इसका मतलब क्या होगा, 20 नंबर वाला सबसे लास्ट में आएगा, तो ये पूरा का पूरा हट गया। अब इन तीन की बात करते हैं, तीन के अंदर देखो जी अपन ने लिख लिया है, सेम है तो हटा दिया अपन ने। अब आगे वाला आई कितने पे आता बच्चों, 5 पे, आपका सॉरी आई कितने पे आएगा आपका 9 पे, एन आएगा यहाँ पे कितने पे, 14 पे, और यहां पे भी एन कितने पे देर का है, 14 पे। अब आपको पता चल गया कि जो छोटा है ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। अब इन दोनों के अंदर देखो ई आएगा बच्चों 5 नंबर पे और आई आएगा 9 नंबर पे, तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल ये वाला, ये दूसरे नंबर पे मिलेगा आपको देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। याद रख लेना दोस्तों, जब भी आपकी सीरीज धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे कम या धीरे धीरे बढ़ती है, तो हमेशा उसके अंदर अंतर से आप करोगे, अंतर से आप करोगे। 60 और 45 का अंतर बच्चों कितना है, 15, 12, 45 और 32 का अंतर कितना बच्चों, 13, यहाँ पे कितना अंतर है बच्चों, 11, तो अगला अंतर कितने का आएगा, 9 से, लगातार कम होते जा रहे हैं, 21 से 9 कम करेंगे आंसर कितना आएगा, 12, तो आंसर क्या होगा बच्चों इसके अंदर, 12, बिल्कुल सही आंसर लगा रखा बच्चे ने, आंसर क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हैं बच्चों आपके रीजनिंग के अंदर आए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके आए हैं, ठीक है, ऑफ कर दे। नमस्कार साथियों, सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का तैयारी कर लो पर। देखिए अपन बात करते हैं सबसे पहले आज के जो सीटी की फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था उसके कंप्यूटर के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पहले पहला क्वेश्चन जो कंप्यूटर का था वो था, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही, अवरोही का मतलब क्या होता है दोस्तों, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, यानी सबसे बड़े वाले को सबसे पहले और सबसे छोटे वाले को सबसे लास्ट में व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़े की बात करें, बिट के बाद एमबी, ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, तो आरोही क्रम हो, अवरोही क्रम नहीं हो सकता। इसमें अगर बात करें बिट के बाद गीगाबाइट आ गई, फिर वापस केबी आ गया, तो सबसे बड़ी यूनिट जीबी पहले आनी चाहिए थी, फिर एमबी आनी चाहिए थी, फिर केबी आनी चाहिए थी, फिर बिट आनी चाहिए थी। अगर बात करें एमबी, केबी, बाइट और निबल, तो निबल सबसे छोटी यूनिट है, उसके बाद बाइट है, बाइट के बाद बात करें तो किलोबाइट है, किलोबाइट के बाद बात करें तो मेगाबाइट है। तो सब कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, अवरोही क्रम। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था, परम की एक श्रृंखला है जिसे सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया। परम क्या है भाई, भारत का सुपर कंप्यूटर है, परम क्या है, भारत का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें अगला क्वेश्चन जो कंप्यूटर का है वो ये है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब कौन सी पीढ़ी में यूज की जाती है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज की गई थी दोस्तों प्रथम पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में यूज की गई थी, प्रथम पीढ़ी, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स थी, दूसरी में रजिस्टर्स आ गए थे, तीसरी की बात करें तो आईसी आ गई थी, चौथी में फिर माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। चलिए अगले की बात करें, अगला क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर का वो है 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 11वें क्वेश्चन में है कि तारों का एक समूह है जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर के लिए क्या यूज होता है, बस यूज होती है,
ठीक है ना, यानी समानांतर में एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है। तारों का एक समूह होता है कौन, बस, जिसके द्वारा क्या होता है एक साथ बिट्स जो होती हैं वो समूह के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, बस हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का अगला जो क्वेश्चन था वो है 13वां क्वेश्चन दोस्तों। 13वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो 13वां क्वेश्चन, टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है। तो आवाज को स्वीकार कौन करता है, आवाज को स्वीकार करता है माउथपीस। आवाज को स्वीकार कौन करता है, माउथपीस। और माउथपीस आपकी आवाज को स्वीकार करने के बाद उसे किसमें कन्वर्ट कर देता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में कन्वर्ट कर देता है और उसे आगे क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर का वो है दोस्तों आपका 13 के बाद 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन कंप्यूटर का है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया माध्यम या सोशल मीडिया का मोड नहीं है। ब्लॉगिंग सोशल मीडिया में यूज होती है, आप जानते हैं। ट्विटर सोशल मीडिया का माध्यम है, फेसबुक भी सोशल मीडिया का माध्यम है। ब्रॉडबैंड क्या है, इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं ना अपन, ब्रॉडबैंड। चलिए तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। 14 नंबर में ए ऑप्शन एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई कंप्यूटर का, 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27वां क्वेश्चन देखिए, सत्ताईसवां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, एआई से संबंधित परियोजना नहीं है। कौन सी परियोजना एआई से संबंधित नहीं है दोस्तों, यूआईडी जो है वो एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित योजना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर का वो है 27 के बाद 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन देखिए, 38वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, आईसी कौन सी पीढ़ी में आया था, तीसरी पीढ़ी। आईसी कौन सी पीढ़ी में आया था, तीसरी पीढ़ी। तो आईसी का उपयोग शुरू कौन सी पीढ़ी में हुआ, तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग शुरू हुआ। पहली में ये वैक्यूम ट्यूब्स था जिसका क्वेश्चन आ गया, दूसरी में रजिस्टर्स थे, हो सकता है अगले पेपर में आ जाए। तीसरी पीढ़ी में क्या था, आईसी था, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता है। चौथी में माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। 38वां क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है वो है दोस्तों 146। देखिए 146 नंबर जो क्वेश्चन है कंप्यूटर का वो ये था, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर देखिए, ओपेरा एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है, सफारी भी वेब ब्राउजर है, जीमेल, जीमेल मेल करते हैं ना अपन, गूगल मेल, तो ध्यान दें जीमेल है वो एक वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, गूगल क्या है वैसे, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है दोस्तों, सर्च इंजन है, ध्यान रखना, गूगल सर्च इंजन है। जीमेल मेल यूज मेल करते हैं एक दूसरे को, तो जीमेल, ओपेरा क्या है, एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है, और सफारी भी क्या होता है, एक वेब ब्राउजर होता है। ये थे कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आज के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। अब अपन बात करते हैं मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो मैथमेटिक्स के भी बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए थे, जो लगभग प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो अपन ने क्लास में बात की थी। पहला जो क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का वो है इस पेपर में 30 नंबर पे। देखो ये तो सेम हूबहू क्वेश्चन था, आपको पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें सेम, संख्याएं भी चेंज नहीं है, ऑप्शन भी चेंज नहीं है। ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपए उधार लेता है। मूलधन कितने रुपए था, 2000 रुपए था। ठीक है, जिसकी शर्त वह है 1 वर्ष बाद 8% वार्षिक ब्याज की दर पर, दर कितनी हो गई 8% की। 1 साल बाद वापस करने की शर्त पर लिया था, लेकिन उस राशि को उसने 1 जुलाई 2012 को ही वापस कर दिया। 1 जुलाई 2012 को वापस किया, इसका मतलब 31 दिसंबर को लिया था, तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने निकल गए। 1 जुलाई को वापस कर दिया, तो समय कितने माह हो जाएगा, समय जो है वो 6 माह हो जाएगा दोस्तों। 6 माह का मतलब क्या होता है, 1/2 वर्ष। ठीक है, ब्याज देने की बात कर रहा है, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा
दर बटे 100, 20 से 20 कैंसिल, 2 4 8 से कितने रुपए हो जाएगा दोस्तों, 20 4 80 रुपए। साधारण ब्याज कितने रुपए होगा, 80 रुपए हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिक्स का था। राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 14% बढ़ जाती है और बचत 15% से घट जाती है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बताया गया था आपको पेपर में, मैंने सेम डिटो, केवल संख्याएं चेंज थी। मान लीजिए आय जो है वो कितने रुपए थी, 100 रुपए थी। आय कितना परसेंट, 80% खर्च कर दिया। खर्चा कितने का किया उसने, 80% का खर्चा कर दिया। 100 में से 80 खर्चा कर दिया तो दोस्तों बचा लिए कितने रुपए, 80 खर्च कर देगा तो 20 रुपए बच जाएंगे। अब आय में तो कितनी वृद्धि, 14%। 14% आय में वृद्धि होगी तो आय कितने रुपए हो जाएगी, 114 रुपए। आय में 14% की वृद्धि हुई और बचत कितनी घट गई, 15% घट गई। किसका 15% घटेगा, 20 का। 20 का 15% कितना होता है दोस्तों, 3 घट जाएगी। 20 का अगर आप 15% ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 500, 3 घट जाएगी। 3 घटेगी तो कितने रुपए हो गई, 17 रुपए। देखिए अब कमाता है 114 रुपए, उसमें से बचाता है 17 रुपए, तो खर्च कितने कर देगा, 97 रुपए। पहले खर्च कर रहा था 80 रुपए, अब खर्चा कर रहा है 97 रुपए का, तो खर्चा कितना बढ़ गया, जो खर्चा है वो 17 रुपए बढ़ जाएगा। तो अब प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 17 रुपए बढ़ेगा किससे, 80 से गुणा 100। तो 20 4 80, 20 5 100, कितना हो गया दोस्तों, 85/4% बढ़ेगा। 85/4% का मतलब 21 से 1/4% बढ़ जाएगी। खर्चे में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 21 से 1/4 या 21.25% हो जाएगा। 21.25% क्या हो जाएगी, उसका खर्चा है उसमें वृद्धि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका मैथमेटिक्स का वो है दोस्तों 32वां। अगला ही क्वेश्चन देखिए, यदि m n के समानुपाती हो और m बराबर 5 हो, n बराबर 4 हो, यानी m और n दोनों समानुपाती हैं, यानी इनका अनुपात 5:4 है। यदि n का मान कितना है, 20 है, n का मान 20 है, यानी 4 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 20/4। तो m का मान ज्ञात करना है। m का मान ज्ञात करने का मतलब 5 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 5 की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। 4 का भाग 5 बार, 5 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। 25 यानी कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन आया था वो था 89 नंबर पे। एट्टी 89 नंबर पे देखो, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको करवाया गया था, शायद ये तो संख्याएं भी सेम ही थी, कि एक शीत संग्रहाकार की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है। लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगुनी। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है। ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है। क्या कहता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है वो 108 वर्ग मीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर कितना है, 108 वर्ग मीटर। तो देखिए 2 गुणा लंबाई तो कितनी रख देंगे, 2x, प्लस चौड़ाई कितनी रख देंगे, x, गुणा ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3 मीटर, बराबर कितना हो जाएगा, 108। तो 3 गुणा 2, 6 का भाग लगेगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 6 का भाग लगेगा तो 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 6। अगर x की वैल्यू 6 आई, इसका मतलब चौड़ाई तो 6 है और लंबाई कितनी, 12। ज्ञात क्या करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो 12 गुणा 6 72, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई 3 मीटर है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो होता है आयतन, तो कितना हो गया, 18 गुणा 12 तो कितने हो गए, 180 और 36 216 घन मीटर। 216 घन मीटर क्या हो जाएगा इसका आयतन, 216 घन मीटर, यानी सी ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिक्स का जो आया था 89 के बाद 97 नंबर पे। 97 नंबर पे क्वेश्चन था, वो था देखिए, ये एक आयत का परिमाप 90 मीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। लंबाई क्या है इसकी, चौड़ाई से दुगुनी है। और क्या दिया इसका, परिमाप दिया है। परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितने मीटर है, 90 मीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई का योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 45। भाई 2 का भाग लग जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई का योगफल 2x और x कितना हो गया, 3x। 3x बराबर 45 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 15। अगर x की वैल्यू 15 है तो यहाँ तो चौड़ाई तो हो गई 15 और लंबाई क्या हो गई, 15 गुणा 2 30।
तो क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 30 गुणा 15 कितना हो जाएगा दोस्तों? 450 वर्ग मीटर। 450 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा? इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 450 वर्ग मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका मैथमेटिक्स का वो है इससे जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। 1.5-2 घंटे की एक क्लास थी और 1.5 घंटे की दूसरी, 3 से 4 घंटे की, मुश्किल से 4 घंटे क्लास ली थी अपन ने। उसमें से लगभग तो 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनमें संख्याएं भी चेंज नहीं हुई है ना। सभी प्रकार और इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे भी जो पेपर्स होने वाले हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन, ए और बी की औसत मासिक आय 6,000 रुपए। कितने आदमी? 2 आदमी। ए और बी की औसत मासिक आय जो 6,000 रुपए है, तो टोटल मासिक आय कितनी हो गई? 12,000 रुपए। फिर बी और सी की औसत मासिक आय कितने रुपए है दोस्तों? 5500। बी और सी की औसत मासिक आय 5500 है, तो योगफल कितना हो गया? 11,000। 5500 का डबल। ए और सी की औसत मासिक आय कितनी होगी दोस्तों? ए और सी की औसत मासिक आय है 5250, तो योगफल कितना हो गया? 5250 गुणा 2 कितना हो गया? 10,500। चलिए, तो अब जैसे ही जोड़ेंगे तो दो तो को ए 2 बार आ जाएगा, बी 2 बार, सी 2 बार, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा भाई? इनको जोड़ोगे तो कितने हो गए? 12 11 23 10 33, 33,500 हो गया। तो अब आपको पता है तीनों की आय का जो योगफल है वो कितना हो गया? 33,500 का आधा। 33,500 का आधा कितना हो गया भाई? 16,750। 16,750। अब किसकी आय ज्ञात करनी है आपको? एक की मासिक आय ज्ञात करनी है। तो एक की मासिक आय ज्ञात करने के लिए बी और सी को हटाना पड़ेगा। तो बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं आप? बी प्लस सी की जगह 11,000 माइनस कर सकते हैं। बी प्लस सी की जगह 11,000 माइनस करेंगे तो 16,750 में से अगर 11,000 आप माइनस करोगे दोस्तों तो बचेगा 5,750 रुपए। 5,750 रुपए। ए ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे आसान से क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान रखें। आगे भी इसी प्रकार के इन्हीं चैप्टर्स से इसी मेथड्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे आगे भी। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, चलेगा अभी हम बात करते हैं सीईटी के आंसर की जिसके अंदर से हम राजस्थान हिस्ट्री और इंडिया हिस्ट्री के कुछ सवाल आए हैं जो करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने आया है। सबसे पहला सवाल कि वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के रूप में जाना जाता है? तो आपने हर बार सुना होगा श्वेत क्रांति, या इसका दूसरा नाम है दुग्ध क्रांति। क्या? दुग्ध क्रांति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चलेगा, बालाथल सभ्यता का पुरा स्थल कहां पर स्थित है? ये जो बालाथल सभ्यता है इसका जो पुरा स्थल है कहां पर है? वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर स्थित है। वल्लभ नगर उदयपुर। उदयपुर को आपको पता ही क्या कहते हैं भैया? झीलों की नगरी कहते हैं। चलेगा, अगला सवाल हमारा कौन सा है? किस वर्ष पृथ्वीराज थर्ड यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल कौन सा राजा था? राजा था परमर्दी देव। कौन था? परमर्दी देव राजा था। परमर्दी देव को हराया था। ठीक है ना, तो कब हराया था? 1182 ईसा पूर्व में। 1182 ईसा पूर्व में चंदेल के राजा परमर्दी देव को पृथ्वीराज चौहान थर्ड के द्वारा हराया गया था। चलेगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाया गया था? उदयपुर का एक प्रसिद्ध स्थल है सहेलियों की बाड़ी। कौन सा है? सहेलियों की बाड़ी, जिसे किसके द्वारा बनाया गया था? महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा उदयपुर की प्रसिद्ध सहेलियों की बाड़ी बनवाई गई थी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 81। कहां पर गया? चलेगा, बिल्कुल ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा कि जो सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है कि इधर छतरियां दी गई है और इधर स्थान दिया गया है। ठीक है, सवाई जयसिंह की छतरी आपने सुना होगा कहां पर होगी भैया? गेटोर के अंदर होगी। तो फर्स्ट में थर्ड
फर्स्ट में थर्ड। फिर मुंशी महारानी की छतरी, मुंशी महारानी की छतरी कहां पर है? सेकंड। सेकंड में कहां पर हो जाएगा? अलवर इन सेकंड में फर्स्ट। तो याद रखना 3 और 1, 3 1, 3 और 1, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सीधा क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन के माध्यम से ये कट जाएगा। ठीक है। फिर गोपाल सिंह की छतरी, गोपाल सिंह की छतरी कहां बता रहा है ये देख लो, अपने को पता ही होना चाहिए, अलवर और करौली, यानी कि 4 ऑप्शन के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा कौन प्रसिद्ध थी? गमरी बाई। वागड़ की मीरा कौन थी भैया? गमरी बाई। ठीक है, राणा बाई प्रथम मीरा, सेकंड मीरा को कहते हैं। ठीक है ना, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 84, यानी कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास, सतलज और सरस्वती, ये जो सप्त सिंधु प्रदेश है ना, जिसके अंदर सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये चीजें ध्यान रखना, कौन सी सहायक नदी है अपने? चिनाब नदी कौन सी है? चिनाब। चलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 84 हो गया। 84 के बाद में अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 84 के बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है 85। चलेगा, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का व्रत राजस्थान में विलय किया गया? याद रखना, जे 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 और बी, जे 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 और बी। तो क्या हो गया? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सीधा राइट हो जाएगा। ठीक है, यह राजस्थान के एकीकरण से सवाल आया है, यानी अगली बार पूछ सकते हैं मत्स्य संघा, राजस्थान संघा, वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान। ठीक है ना, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा किस तारीख को की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की, अंतरिम सरकार की जो घोषणा है ना, वो कब की है? 24 अक्टूबर 1943 को, 24 अक्टूबर 1943 को की थी। माफ करना, चलेगा, ये 21 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? 167। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 107। कहां पर गया भाई? ये सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। चलेगा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? खिलाफत आंदोलन की जो कमेटी बैठी थी ना, उसके अंदर जो नेतृत्व किया गया था ना, वो किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी महात्मा गांधी। कुछ किताबों के अंदर मोहम्मद अली और शौकत अली मिलता है, लेकिन सबसे पहले, लेकिन भारत के अंदर एक कमेटी के द्वारा खिलाफत आंदोलन का अगर नेतृत्व किसी को सौंपा गया ना, वो महात्मा गांधी जी थे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? उन्होंने जो स्पीच दिया था ना मध्य रात्रि को 14-15 अगस्त को, वो किस नाम से जाना जाता है? तो उनका जो भाषण था ना, वो है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से क्या जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो अर्धरात्रि को 14-15 अगस्त को शाम को जो भाषण दिया गया था ना, वो कहलाता है। चलेगा, ये हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा 120। चलेगा, ये हमारे राजस्थान इतिहास और भारत इतिहास के कुछ सवाल थे ना, उनको करते हैं। राणे जगपत राय मरसिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? याद रखना, ये किसी राजा की मृत्यु पर शोक के तहत यह लिखा गया था। ठीक है ना, तो चलेगा, इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, महाराजा जगत सिंह। महाराजा जगत सिंह की शोक पर, मृत्यु पर क्या लिखा था? राणे जगपत राय मरसिया लिखा गया था। चलेगा, फिर क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 137। डॉक्टर एम.एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? कौन से वर्ष के अंदर क्या हुई थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। तो 1948 को, 1948 को यह स्थापना हुई थी।
तो साथियों ये थे हमारे राजस्थान इतिहास और भारत इतिहास के कुछ सवाल। अब ये आपको अगले सवाल आपको हमारे आशीष जी सर करवाएंगे। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी का पेपर जो हो चुका है साथियों, उसकी आंसर की आपको चिंता हो रही है तो इसको सोल्व करने के लिए तैयारी कर लो परिवार। आपके पास सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन सबसे सही उत्तर आपको यहाँ पर मिलेंगे। जो प्रश्न बच गए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न अपने हो चुके हैं। बाकी सभी सरों ने उत्तर जो है बता दिए। तो ये अपना प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है। पहला प्रश्न कौन सा है, अगम का उपयुक्त विलोम शब्द यहाँ पर आपको चुनना है। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा है, तो याद रखिएगा अगम का जो सही विलोम शब्द होगा साथियों वो होगा बी, सुगम। अगम का विलोम क्या होगा सर, सुगम। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, अगला आ रहा है अपना निम्न जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या इत्यादि लुप्त हो वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक बात है, इनमें से बताइए कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर होता है। योजक चिन्ह होगा, अल्प विराम होगा, उद्धरण चिन्ह होगा, पूर्ण विराम होगा। इसमें से जो सही उत्तर है साथियों वह है अपना 5 इस प्रश्न में सी, याद रखिएगा अल्प विराम। यहाँ जो राइट आंसर है होगा वो होगा अल्प विराम। ठीक है, इसमें यहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग जो है अल्प विराम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, एक तो रह अनस्त व्यंजन वर्ण और दूसरा है इसका कथन है ई का उच्चारण स्थान तालु है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर लिखना है। इनमें सबसे उपयुक्त उत्तर जो है इनका कथन के अनुसार कौन सा होगा ये आपको पूछा जा रहा है। आपको याद रखना है यहाँ राइट आंसर होगा सी, सी इज राइट आंसर। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कथन जो है वो सही है। ठीक है, दोनों ही कथन जो है यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है आपका, इस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द आपको बताना है। इनमें से आपको कौन सा सही लग रहा है, शिष्टमंडल नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, शिष्टमंडल या नियुक्ति। सही उत्तर आपको बताना है कौन सा इसमें सही लग रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो उत्तर है वो आएगा सी, प्रतिनियुक्ति। ठीक है, यहाँ जो है डेपुटेशन का जो शब्द है, डेपुटेशन शब्द है, इसका हिंदी समानार्थक शब्द क्या आएगा, यहाँ आएगा सर प्रतिनियुक्ति। 7वां यहाँ पर 7 नंबर में आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चले और कौन सा रह गया है, तो आप कहेंगे सर और तो अपने सर ने करवा दिए लेकिन जो बच गए हैं उनमें एक प्रश्न रह गया अपना ये वाला प्रश्न अपना रह गया है। तो लाडलो आपको याद रखना है, इस प्रश्न में पूछा गया राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है। यह आसान सा सवाल है और आपने बिल्कुल इसका सही उत्तर किया होगा। यहाँ राइट आंसर आएगा जयपुर। कहाँ स्थित है ये सर, बिल्कुल जयपुर में ही स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जयपुरिया में। अगला प्रश्न है कि रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नजदीक स्थित है। किस शहर के नजदीक स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भी हमको पता है सर, इस ये जो रामगंज मंडी है ये आपके कोटा के नजदीक स्थित है। कहां पर, कोटा के नजदीक। तो राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ सर, राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न क्या है, अगला आपसे पूछा गया है कि इनमें शुद्ध लिखित शब्द यहाँ पूछा गया है। बताइए वृश्चिक, ब्रह्म, निष्क्रमण, प्राणायाम, संगीत, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। मतलब सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन यहाँ पर आपको करना है कि सबसे सही उत्तर कौन सा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो सही उत्तर है केवल ए और ई है। याद रखिएगा यहाँ पर ए है वो राइट आंसर होगा। केवल एक तो वृश्चिक सही है और एक याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आएगा ई, निष्क्रमण, ये सही है। बाकी 3 जो है यह ऑप्शन गलत है। तो यहाँ राइट आंसर हो गया है ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। बताइए पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषताएं आपसे पूछी गई हैं। क्या उत्तर यहां पर होना चाहिए। क्या स्पष्टता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, क्लिष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए या फिर दुरूह है। कौन सी वाली आपको लग रही है। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो राइट आंसर है वो आएगा सर डी। क्या सही होगा यहाँ सर, डी। केवल ए, बी और ई, यानी ए, बी और ये ई, केवल ये 3 ही यहाँ पर राइट आंसर है, ए, बी और ई। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो गया अपना डी। अगला प्रश्न ला लो। अगला पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है। कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि संविधान के अनुसार कि हिंदी जो है अपनी राजभाषा है। कौन सा अनुच्छेद कहता है, बताइए कौन सा सही लग रहा है यहाँ पर, फटाफट उत्तर दीजिए यहाँ कौन सा सही लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी। क्या उत्तर आएगा यहाँ, सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलें आगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है। कौन सा शब्द विदेशी लग रहा है कि सर ये शब्द विदेशी है। मसान, खिड़की, चिमटा या तूफान, कौन सा सही लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर है वो आएगा
इनमें सही शब्द कौन सा है, कौन सा विदेशी शब्द है, तूफान है साथियों। यहां जो राइट आंसर आएगा वो डी, डी इज राइट आंसर। बाकी सारे देसी शब्द हैं, लेकिन जो तूफान है वो अपना विदेशी शब्द है, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। हाँ, यहाँ इंग्लिश वाले सर के आगे नहीं, यहाँ जो है ज्योग्राफी का ही है। बताइए प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब जो है कहाँ स्थित है, बताओ हेमकुंड साहिब जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, तो बताइए कौन सा सही लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ राइट आंसर आएगा डी। कौन सा सही है, कुमाऊं हिमालय। कौन सा सही है, कुमाऊं हिमालय जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सेवन, धमन और कराद, सेवन, धमन और कराद, बताइए ये सब क्या है, क्या घास के प्रकार हैं, लोक नृत्य के प्रकार हैं, इस राजस्थानी चित्रकला पेंटिंग के प्रकार हैं, या फिर आपको लग रहा है से मरुस्थली मृदा हमको लग रही है। तो आप कहें सर यहाँ राइट आंसर है सेवन, धमन, कराद, ये सब घास के प्रकार है। किसके प्रकार है सर, घास के प्रकार है। तो ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु इन्हें गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया गया है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन आपको करना है। बताइए ये जो गोल्डन आउल पुरस्कार है ये किसे मिला है, श्रीलंका, भारत, सिंगापुर, या फिर आपको लग रहा है सर चाइना। तो कौन सा सही होगा, तो आप कहें सर यहाँ राइट आंसर आएगा अपना भारत। जी हाँ, यहाँ राइट आंसर कौन सा है सर, 24 के प्रश्न में क्या आएगा, सी सही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। हिमा कोहली है, रूमा पाल है, इंदिरा बनर्जी है, या फिर रितु बहारी है। कौन सा सही लग रहा है, तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा रितु बहारी। डी इज राइट आंसर। राइट आंसर क्या है यहाँ पर, डी आएगा। अगला देखते हैं प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है। ये तो सबसे सरल प्रश्न है भाई, इससे सरल प्रश्न तो आ ही नहीं सकता। तो ये तो सभी को याद है, अक्कालवुड जो है जैसलमेर, यहाँ राइट आंसर होगा सी, सी इज राइट आंसर। ठीक बात है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है, ये लो, अगला तो अपने सर ने करा चुके। अब कौन सा नंबर का देखेंगे, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ अपना प्रश्न आएगा अगला। चलते हैं 33 नंबर की तरफ, 32, 33। चलिए ये 33 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 32 का हो चुका, 33 नंबर का। बताइए देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपुताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय हुआ था। सही बात है, इस किसके तहत किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा इसमें सही लग रहा है बताएं। और अगला जो प्रश्न है साथियों, अगला 34 नंबर का, इसमें पूछा गया है कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है। इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा रासायनिक उर्वरक। ठीक है, यहाँ राइट आंसर क्या है, ए होगा यहाँ राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है। नरमा जो है ये राजस्थान की किस फसल से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहें सर यहाँ तो कपास है, राइट आंसर ये तो बिल्कुल याद रहना चाहिए, कपास से संबंधित है। ठीक बात है, जी सर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा अपना, तो हम देखेंगे यहाँ पर अगला हमारा प्रश्न है 39 नंबर का। चलते हैं, ठीक है। ये 38 का हो, यह नहीं होगा, ये इंग्लिश के सर आगे यह हो चुका है। 39 नंबर का प्रश्न देखो, किसने प्रधानमंत्री को प्राइम्स इंटर पेरेस यानी समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया है। कौन सा सही लग रहा है, कौन सा इसमें सही लग रहा है बताओ। 39 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है, तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, मुन्नरों ने। किसने वर्णित किया सर, मुन्नरों द्वारा वर्णित किया गया है, बी इज राइट आंसर। 40 नंबर में क्या है सर, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। वो तो बहुत ही सरल, आराम से याद किया होगा। हमारे जो मनोज जी सर है पॉलिटी में अच्छी प्रकार से आपको पढ़ाया होगा कि यहाँ जो राइट आंसर क्या आएगा सर, यहाँ राइट आंसर आएगा 40 में जस्टिस आई डी दुआ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ए होगा। अगला प्रश्न क्या लाड लो, अगला है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। बहुत बार प्रश्न आ चुका है, ये ऐसा प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो यहाँ क्या उत्तर होगा आपके सर, हमको सबको पता है कि 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, तो डी इज राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थी। बताइए राजस्थान राज्य की प्रथम महिला गवर्नर, ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है, बिल्कुल प्रतिभा पाटिल। कहां से संबंधित है, आप कहें सर ये बाद में ये अपनी राष्ट्रपति बनी थी, ये भी
याद रखना है, प्रथम महिला राज्यपाल और प्रथम राष्ट्रपति भी अपनी बनी थी। हाँ, तो यहां देखते हैं अगला कौन सा, प्रतिभा पाटिल यहाँ सही उत्तर है, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला अपना कौन सा प्रश्न है। अगला आ रहा अपना 46 नंबर का, और देखते हैं ये प्रश्न बाकी है। 46 नंबर का ये रहा, बताइए लाडलो, यहाँ कौन सा किया आपने, भारत के योजना आयोग का गठन, ये लो सबसे सरल प्रश्न दे दिया। अब कौन है ये भाई, इसने करे ये करके है 2 अक्टूबर 1950। अरे कहाँ पहुंच गए, 2 अक्टूबर 1950। आपसे पूछा गया योजना आयोग का गठन जो है वो कब किया गया है, तो 46 नंबर में याद रखिएगा 15 मार्च 1950। राइट आंसर क्या होगा सर, डी होगा। और यहाँ जो है ना 1 जनवरी 2015, यहाँ साथियों नीति आयोग का गठन किया गया, याद रखिएगा अगले प्रश्न में, अगले पेपर में आ सकता है। तो यहाँ नीति आयोग का 1 जनवरी 2015, और जो योजना आयोग है 15 मार्च 1950 यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपना कौन सा है सर। अगला ये हो चुका, ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वृद्ध श्रेणी का उद्योग नहीं है। देखो मैंने कहा था जब भी प्रश्न करो ऐसे प्रश्न को राउंड कर लेना, नहीं वाला है तो यहां से पूछा गया कौन सा वृद्ध श्रेणी का उद्योग नहीं है। इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प आपको यहां पर बताना था, तो आप कहें सर यहां सही विकल्प आएगा खादी और ग्रामोद्योग, तो डी इज राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है सर, 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, यह भारत के कौन से राज्य में है। बताइए चंदौली जो है जिसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, यह भारत के किस राज्य में, सर ये अपने महाराष्ट्र में है, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ क्या आएगा सर, ए आएगा, ए इज राइट आंसर। किस राज्य की विधानसभा में राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC और EWS आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर देने का विधेयक पारित किया गया। कौन सी जगह है जहां पर यह अधिनियम जो है कानून पारित किया गया है, सर ये पारित किया गया झारखंड में। कहां पर सर, झारखंड इज यहाँ पर राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, यहां पूछा गया आपसे कि पिचोला या पिछोला झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है। कह दो सर ये तो इतिहास का सबसे सरल प्रश्न है, ऐसा तो हम नींद में भी कर देंगे ना, अगर नींद में भी कोई उठा के पूछेगा तो भी इसका उत्तर कर देंगे। कहां करके आए हो, ये भी सही उत्तर है भाई, इसने सही दिया है। यहाँ क्या उत्तर आएगा सर, ये आएगा उदयपुर में, पिच्छू बंजारे द्वारा बनाई गई थी ना, हाँ सर बनाई गई थी, बार बार पढ़ाएगी, बहुत बार पढ़ाएगी सर। बताइए राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है, ये उससे सरल आ गया, ये उससे सरल आ गया। ये इसमें पूछ रहा है कि अपना राज्य पक्षी कौन सा है, क्या मोर है क्या, नहीं, देखो कंफ्यूज करने के लिए मोर भी दे दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ राइट आंसर क्या होगा, आप कैसा, ये तुमको पता है, यहाँ राइट आंसर आएगा गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी ए इज राइट आंसर। लगातार ही 2 प्रश्न बड़े सरल सरल यहाँ पर आपसे पूछ लिए गए हैं। अच्छा, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी, ये तीसरा सरल प्रश्न आ गया, ये स्कूली किताब में शुरू होता है, अभी तक आपके चल रहा है। बताइए कौन सा सही लग रहा है आपके, सर ये तो गुरु का शिखर होगा, सिरोही है ना, बिल्कुल सर एकदम सही आंसर है, गुरु शिखर करके आए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है कि यहाँ राइट आंसर क्या होगा। आप कहें सर यहाँ राइट आंसर है, काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना है राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है, सर झालावाड़ में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये आपके झालावाड़ में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक बात है। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अगला कौन सा प्रश्न आएगा, यहाँ करवा चुके हैं सर, तो यहाँ हम करेंगे 59 वाला। चलिए 59 पे क्या बात है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया। बताइए भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की जो नवीन आर्थिक नीति है इसका शुभारंभ कब किया, ये पूछ रहे हैं। तो आप कहें सर 1991 में, मतलब डी इज राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी होगा, ठीक बात है जी सर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है। कि जो खाद्यान्न का वितरण किया जाता है भारत में, इसमें मुख्य जिम्मेदारी किसको रहती है। तो आप कहेंगे सर भारतीय खाद्य निगम जो है इसकी मुख्य जिम्मेदारी रहती है। तो क्या उत्तर होगा सर, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 61 नंबर का प्रश्न और देख लेते हैं। सर किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया है। बताइए किस मंत्रालय को इसका हेड बनाया गया, किसने इसका सर्वेक्षण प्रारंभ किया है, कि कौन सर्वेक्षण कर रहा है बताओ इस अभियान का। क्या जल शक्ति मंत्रालय है, आवास शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, या फिर आपको लग रहा है नहीं सर MSME मंत्रालय सही होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय होगा। कौन सा सही लग रहा है
तो यहाँ आप कहेंगे सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सी इज राइट आंसर। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा। ये तो मैंने कहा था खेल से संबंधित जरूर प्रश्न आएंगे, खेल वाले तो याद करके ही करके जाने चाहिए आपको, बिल्कुल आपने याद किया होगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या है सर, यहाँ राइट आंसर आएगा अपना 71वां स्थान। कौन सा स्थान है सर, 71वां स्थान है। तो सामान्य सा प्रश्न, एकदम से ही सामान्य प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। अगला 63 नंबर का देखते हैं, किस राज्य ने आउटलुक प्लेटनेट सस्टेनेबिलिटी समिट अवार्ड 2024 की मेजबानी की। इस अवार्ड की मेजबानी करने वाला राज्य आपसे पूछा गया है। तो आप कहें सर ये भी सरल है, अभी हम घूम के आए थे कहां सर, गोवा। कहां घूम के आए थे, गोवा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया सर, गोवा। अगला प्रश्न क्या है ये बताओ, आपको कथन दे दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से कथन है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं। ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है साथियों, इसमें क्या ऑप्शन दे रखे उस हिसाब से जो लिख रखा है उस हिसाब से ऑप्शन दे नहीं रखे, तो ये विवादित प्रश्न है। इसका उत्तर संभावित है, शायद ये आपको बोनस नंबर भी मिल जाएगा, 1 नंबर का प्रश्न आपको शायद डिलीट हो जाए। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है। कौन सा लग रहा है कि सर मंत्रिपरिषद से संबंधित है, और जो पद है उनसे इस्तीफा देने से संबंधित या उनको निकालने से संबंधित, कौन सा सही लग रहा है। 65 नंबर में आप कहें सर ये तो एकदम सही है हमारा, बहुत सही किया नहीं, इस भाई ने तो किया नहीं, बोलो ये भी हो सकता है। तो यहाँ आप कहेंगे सर बी इज राइट आंसर। 65 वाले में क्या होगा सर, बी होगा। एक अपना 68 नंबर का और प्रश्न है, अपना कौन सा प्रश्न है सर, 68 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है। 68 ही गए, ये अपना 68 नंबर का प्रश्न देखते हैं, डीजल इंजन परिवर्तित करता है निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प बताइए। जो डीजल इंजन है वो किस में परिवर्तित करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा सी, केमिकल ऊर्जा से मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सी हो गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला एक 72 नंबर का प्रश्न है अपना 72 का, ये रहा अपना 72 का, निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची चुनना है। बिजली का पर्यायवाची चुनना है, क्या होगा, कांता, तीर, चंचला या फिर तनय, कौन सा सही लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा बिजली, यानी बिजली का जो सही होगा चंचला। तो राइट आंसर क्या होगा सर, सी। 72 नंबर में कौन सा होगा सर, सी होगा। अगला देखते हैं 77 नंबर का, अगला कौन सा है, 77 नंबर का देखते हैं, 77 नंबर का अगला ये देखो, भारत में नीली क्रांति किस कालावधि में प्रारंभ की गई। नीली क्रांति सुनी होगी, हाँ सर बिल्कुल हमने पढ़ी है। तो नीली क्रांति है वो किस काल के समय शुरू की गई थी सर, 1985 से 99, मतलब 1985 से 1990 के मध्य इसको शुरू किया गया था। हाँ सर पढ़ा हुआ है, बिल्कुल आप सभी साथियों का सही है। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, बताइए। इनमें से कौन सी चीज है जिसका सर्वाधिक उत्पादन जो है इनके द्वारा, राजस्थान के द्वारा किया जाता है। तो आप कहेंगे सर यह जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए, ऊन का उत्पादन किया जाता है। सही है ना, सही किया है बिल्कुल सर, हमारा जो उत्तर है वो एकदम से सही है। अगला प्रश्न क्या लाड़ लो, अगला है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा बांध है जिसका सिंचाई के लिए भी उपयोग होता है और जल विद्युत के लिए भी उपयोग होता है। तो आप कहें सर मेजा है, राम सागर, जवाई, राणा प्रताप सागर बांध जो है इसका उपयोग होता है। डी इज राइट आंसर, ठीक बात है बिल्कुल सर। अगला प्रश्न देखते हैं, 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहुरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। बताइए कौन सा बहुरूपिया कला से। सर ये तो बहुत बार पढ़ चुके, इसको तो मंकी मैन हमने कल रात वाली क्लास में पढ़ा था कल वाली रात वाली क्लास में। हाँ सर, जानकी लाल भांड, क्या कहा गया इनको, मंकी मैन भी इनको कहा जाता है, और स्वांग कला को प्रसिद्ध करने का श्रेय साथी उनको दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। एक अपना 83 का प्रश्न हो रहा है, उसको देख लेते हैं। 83 कहां पर है, 83 बच गया, हाँ ये रहा 83। बताइए लाडलो, कत्था जो है कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त होता है। बताइए कत्था किससे प्राप्त होता है। अरे सर ये तो बहुत सरल है, ये तो इससे सरल प्रश्न क्या आएगा, ये लो, ये तो हमारे सर ने बता दिया कि खेर के पेड़ से होगा। ठीक है, खेर से होगा, हाँ सर बिल्कुल, यहाँ जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, ये अगला पूछा जा रहा है यहाँ पर 87 नंबर का अपना प्रश्न है। 87 नंबर का देखते हैं कौन सा है, ये रहा, ये 87 नंबर का। बताइए नीचे दिए गए विकल्पों में सही कथन चुनिए।
ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। ये 4 जुलाई भी मिलेगा कहीं कहीं आपको, कहीं कहीं 5 जुलाई मिलेगा, ठीक है। यह अधिनियम माउंटबेटन की योजना पर आधारित था। इस अधिनियम 10 अगस्त 1947 को रॉयल स्वीकृति नहीं साथियों, गलत है। अधिनियम एक्ट 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया गया, मतलब सी वाला गलत है। तो यह राइट आंसर क्या होगा यहाँ सर, डी इज ए राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि रॉयल स्वीकृति यानी सम्राट की स्वीकृति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कौन सा अपना, अगला देखें तो लाडलो, अगला देखते हैं 94, 94 चलते हैं, चलो 94 ये आ गया 94। हाँ, इसमें क्या है कि विषम का चयन करना है। यहां आपको जो विषम लग रहा है उसका चयन करें, ठीक है। संकलित, संचित करना, एकत्र करना, तित्र बित्र करना, मतलब तीन विकल्प हैं। वो तो आपको एक जैसे लगेंगे और एक विकल्प ऐसा है जो आपको लगेगा सर ये अलग है। एक विकल्प है वो आपको लगेगा अलग, तो कौन सा वाला है सर, ये तित्र बित्र करना इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, ठीक है। ये एक अलग आपको लग रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला कौन सा रह गया अपना, 101 नंबर का और चलते हैं। और कौन सा रह गया सर, 1 नंबर का और, चलो 101 क्या है भाई, 101 ये आ गया 101 नंबर का। ये तो ये 101, हाँ ये 101। तो बताइए नीचे दिए गए कथन है उनमें आपको सही गलत बताना है कि चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है और तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं। तो 101 में आपका उत्तर यहाँ कौन सा होगा सर, यहाँ राइट आंसर कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। दोनों बातें जो है यहाँ पर एकदम से सही है। यही आपने किया होगा, हाँ सर बिल्कुल हमने यही किया है। अगला प्रश्न अपना 103 का चलते हैं, 102 के बाद में 103, 103 का अपना चल रहा है। 103 में बताइए कौन सा सही लग रहा है, कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है, कौन सी एक मुख्य विशेषता नहीं है। विभिन्न स्रोतों से लिए गए प्रावधान, दोहरी नागरिकता प्रावधान, सबसे लंबा लिखित संविधान या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यहाँ पर सही होगा। कौन सा किया आपने सर, हमने किया यहाँ पर राइट आंसर दोहरी नागरिकता का प्रावधान, मतलब बी इज राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, एकदम से सही उत्तर होगा हमारा बी होगा 103 में। 104 का और चलते हैं। 104 में क्या है सर, कौन सा कथन राजस्थान की स्थैर्य जनजाति के बारे में सही नहीं है, बताओ कौन सा सही नहीं है। इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है। वे कई देवी देवताओं पूजा करते हैं परंतु उनके इष्ट देव बहरूर भरानी कहलाते हैं। सहरिया का निवास दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में और वह 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील तक सीमित है। इसमें चौहान, डोडिया आदि जैसे गोत्र होते हैं। कौन सा सही लग रहा है, तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा 104 नंबर में वो कौन सा सही है, तो आप कहें सर यहाँ राइट आंसर लग रहा है ए। कौन सा कथन गलत है सर, ए इज राइट आंसर, ठीक बात है। हाँ चलिए अगला है 105 का और देख लेते हैं लगते ही। निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। जनसंख्या के आधार पर आपको अवरोही क्रम में आपको यानी घटते हुए, पहले ज्यादा जनसंख्या फिर उससे कम जनसंख्या फिर उससे कम जनसंख्या, ऐसे आपको करना है। बताइए इसमें कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है, केरल, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार। सर डी राइट होगा। यहाँ कौन सा सही है सर, डी इज राइट आंसर, ठीक बात है। अगला देखते हैं, अगला 6 नंबर का अपना प्रश्न है। नीचे दिए गए कथन, जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना पाया जाता है जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श है। इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। उपयुक्त तत्वों के आलोक में नीचे गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त कथन आपको चुनना है। कितने नंबर का है सर, ये 106 नंबर का है। तो कौन सा लग रहा है 106 नंबर का सर, यहाँ राइट आंसर आएगा सी इज राइट आंसर। राइट आंसर क्या है यहाँ पर, सी होगा, ठीक बात है। चले सर 106 के बाद में और कौन सा रह गया सर, एक 112 नंबर का भी रह गया, अभी तक नहीं करवाया ना 112 नंबर का। चलिए वो और देख लेते हैं 112 नंबर का कौन सा है। तो 112 नंबर का है हमारा 114, 113, 112, ठीक है। तो ये बताओ वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ये करंट का अच्छा प्रश्न आ गया। मैंने कहा था अधिकारी वगैरह आएंगे उन पे प्रश्न बनता है। तो 113 में कौन सा सही लग रहा है, तो आप कहें सर यहाँ 113 में मधुकर गुप्ता इज राइट आंसर। कौन है चुनाव आयुक्त सर, यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए। 113 में ए यहाँ पर सही होगा, ठीक बात है बिल्कुल सर। यहाँ पर 113 में ए सही होगा सर। और कौन सा 114 भी रह गया, चलो इसको भी देखते हैं। 114 में नीचे 2 कथन दिए गए। अकर्मक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता, इसका फल स्वयं कर्ता
पर पड़ने से दूर रहता है, या सकर्मक क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म के बिना उसका अर्थ पूरा नहीं हो सकता। तो कौन सा इसमें आपने करके 114 में कौन सा सही करके है? तो आप कहें सर यहां हमने करके आए थे, कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य है। दोनों बात क्या है सर? दोनों ही बात यहां पर सत्य है। 115 में वयस्क मानव दंत सूत्र है, यहां पूछा गया है, बताओ कौन सा सही लग रहा है? यहां आपको कौन सा सही लग रहा है? ये वाला प्रश्न तो किसका है सर? ये वाला प्रश्न तो अपने उनका है, किनका? साइंस वाले स्तर का है ना। 115 ये रहा, 115 इसमें बताइए कौन सा वाला इसमें सही लग रहा है? 115 में तो आप कहें आनंद, आनंद मग्न का समास विग्रह होगा, आनंद मग्न का समास विग्रह। हम आनंद में डूबा हुआ, आनंदित होना, आनंद ही आनंद या आनंद आना, कौन से काम में आनंद आया आपको? सर पेपर करने में बड़ा आनंद आया है ना, तो पेपर करने में आनंद आया, तो यहाँ आनंद में डूबा हुआ आप कौन है? आप सर, हम सर आनंद में डूबे हुए हैं। बिल्कुल, हमारा अच्छा प्रश्न हुआ, 80% हमने प्राप्त कर लिए नंबर। जो अपना सपना था वो अपना सपना पूरा हो गया। अगला प्रश्न क्या आपके लिए कि किस शब्दों में, किन शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग है? कि कौन से शब्द है जिनमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर किया गया है? प्रत्येक, प्रसार, प्रत्यक्ष, प्रयोग, प्रतिकार, ये बताइए कौन सा सही लग रहा है? तो आप कहे सर यहाँ जो राइट आंसर है वो लग रहा है ए, बी और ई, ए, बी और ई, यानी यहाँ जो राइट आंसर होगा सर ए सही लग रहा है, बी सही लग रहा है और सर यहाँ ई भी हमें सही लग रहा है, बाकी जो है वहां पर गलत लग रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अपना 21 नंबर का है। कौन से नंबर का सर? 21 नंबर का प्रश्न और रह गया। ये रहा अपना 21 नंबर का। बताइए लाडलो, कुचामणि ख्याल के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? बताओ। ये ख्याल तो हमने अच्छे प्रकार से पढ़ी है, रट रट के पढ़ी थी ना ख्याल। अब बताइए, आपसे पूछ लिया यहाँ पर कि कुचामणि ख्याल में कौन सा कथन सही है? कुचामणि ख्याल प्रसिद्ध लोकनाट्य लच्छीराम द्वारा शुरू किया गया। चांद, नीलगिरी, राव, रिदलमल, मीरा मंगल लच्छीराम द्वारा रचित मुख्य ख्याल है। कुचामणि ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला है, थिएटर में निष्पादित नहीं किया जाता इसको, या इस ख्याल में ढोल, सारंगी, शहनाई, ढोल वादक मुख्य सहयोगी होते हैं। बिल्कुल यहाँ इसने गलत कर दिया है। यहाँ राइट आंसर आएगा सर ए, बी और डी। बी इज ए राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा सर? इसमें राइट आंसर होगा 116 में आपका डी। ठीक है, एक कितने नंबर का ये सर? ये 121 नंबर का। 121 में कितना आएगा ये? 121 में अपना आएगा बी। ठीक है, चले आगे। अगला कौन सा सर? 123 आ गया। अगला कौन सा सर? 123। चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं ने कौन सा मेला शुरू किया गया था? चंद्रमीणा द्वारा कछुआओं द्वारा शुरू किया गया था। तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा कौन सा है सर? डिग्गीपुरी का, डिग्गी कल्याण जी का मेला। बिल्कुल सर, यहाँ जो है बी इज राइट आंसर। 122 में कौन सा सर? बी होगा। 123 में बताइए, पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सहाद्री के नाम से जाना जाता है? कौन से घाटों को पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सहाद्री के नाम से जाना जाता है? यहाँ ये पूछा गया है। तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा तमिलनाडु वाले क्षेत्र में यहाँ पर इसे सहाद्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है सर? गोंडवाना कोयले के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, गोंडवाना कोयले के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह मुख्यतः पीट और लिग्माइट प्रकार का कोयला है। रानीगंज, झरिया, टाटा पानी, हिमगिरी गोंडवाना रचना की प्रमुख कोयला खदानें हैं। गोंडवाना कोयला कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है, या यह दामोदर, महानदी, गोदावरी और नर्मदा घाटी में पाया जाता है? कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे। 124 नंबर का प्रश्न ये। तो कौन सा सही, कौन सा लग रहा है सर यहाँ पर आपको राइट? तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए। कौन सा सही है सर? यहाँ जो राइट आंसर आएगा ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 125 नंबर का यहाँ आपसे पूछा गया है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? कल परसों अपनी क्लास में चर्चा हो रही थी ना कल ही कि सर अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, कौन इसका अध्यक्ष होता है, अभी उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी कौन है? कल परसों अपनी चर्चा हुई थी ना। हाँ सर हुई थी। ये लो, ऐसा का ऐसा प्रश्न एग्जामिनर ने क्या, उस समय एग्जामिनर जो थे वो एग्जाम एक अपनी क्लास देख रहे थे, तो ऐसा का ऐसा प्रश्न उन्होंने बना दिया कि इस पे चर्चा हो रही है, प्रश्न दे दो। तो यहाँ राइट आंसर हो गया बी, अरविंद पनगड़िया। सर निम्नलिखित में से किस बजट वर्ष से रेलवे का बजट संघ के राज्य शामिल किया गया? कौन से बजट वर्ष से शामिल किया गया है? तो आप कहें सर 2017-2018 से। तो राइट आंसर क्या होगा सर? यहाँ पर राइट आंसर होगा ए। 126 में कौन सा सही लग रहा है सर? 126 में ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसे क्या कहते हैं? बताइए कि जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसे क्या कहा जाता है?
127 में कौन सा सर, उसे कहा जाता है रेपो रेट। क्या कहते हैं सर, इसे कहा जाता है रेपो रेट इज राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सर। 128 नंबर में बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का रहने का अनुमान है। बताए कितने रहने का अनुमान है, ये आपसे अपने करंट वाले क्वेश्चन में आया था प्रश्न, ये है ना, आया था, बिल्कुल करंट वाले प्रश्न में आया था। जो टेस्ट सीरीज अपनी करवाई थी उसमें आया था, तो यहाँ राइट आंसर हो गया है बी। जो अपने जो सॉल्यूशन वाली क्लास आई थी उसमें भी करंट के क्वेश्चन आए, अपनी क्लास में आए, जो पूछे गए थे वो यहाँ आएंगे। और अपने जो 5 दिन जो सॉल्यूशन कराए उसमें भी आया, और जो परीक्षा पे एक दिन पहले हमने एग्जाम करवाए थे 25 तारीख को, उसमें भी अपनी क्लास में इसे पेपर में प्रश्न आए। बहुत सारे प्रश्न इसमें आए हैं, ये भी आपको याद रखना है साथियों। अगला प्रश्न है 129 का, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें कौन सी है। 2 नकदी फसलें आपसे पूछी जा रही है कि इनमें सर नकदी फसलें कौन सी है, तो आप कहें सर यहाँ जो है नकदी फसलें कपास और तंबाकू, बाजरा धनिया नहीं होती। सी इज राइट आंसर, नकदी फसलें हैं ये कपास है, सही। अगला है 130 का, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में राजस्थान किस जिले में समाप्त होती है। इंदिरा गांधी नहर भाई बहुत महत्वपूर्ण जीवन रेखा अपने राजस्थान की, लेकिन ये समाप्त किस जिले में होती है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ आप उत्तर क्या करेंगे सर, जैसलमेर में जाके समाप्त होती है। कहाँ समाप्त होगी सर, जैसलमेर में जाके ये समाप्त होती है। अगला प्रश्न है किस नहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा माना जाता है। भाई खाद्य टोकरा किसे कहा गया है, कि बताइए कहाँ पर सर्वाधिक अपना जो खाद्य सामान है वो वहां पर सर्वाधिक उत्पादित होता है। तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर है वो कौन सा लग रहा है, तो यहाँ राइट आंसर होगा लाडलो, कौन सा, अजमेर है, कौन सा है सर, गंगानगर है। यहाँ राइट आंसर क्या होगा, गंगानगर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष से लागू की। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो किस वर्ष से लागू की गई है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे सर, यहाँ राइट आंसर होगा 2015-2016 से लागू किया गया है, तो सी इज राइट आंसर। 133 नंबर का है सर, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से आपको एक गलत कथन यहाँ पर बताना है कि सर ये वाला कथन है वो एकदम से गलत यहाँ पर हो गया है। कौन सा वाला लग रहा है बताएं सभी साथी। तो यहाँ आप कहेंगे सर यहाँ जो है राइट आंसर कौन सा होगा, कथन गलत, इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा अच्छी प्रकार से वितरित है, ये उच्च पर्वत शिखरों का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास है, या फिर पश्चिम में नेपाल हिमालय, पूर्व में भूटान हिमालय से घिरे हैं। तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर 133 में कौन सा सही है सर, यहाँ राइट आंसर डी लग रहा है, डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, सर निम्न में से किस राज्य में मुदुमा जलप्रपात स्थित है। मुदुमा जलप्रपात कहाँ स्थित है, 134 नंबर में कौन सा लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो है झारखंड नहीं है, ओडिशा नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, तो कौन सा सही लग रहा है सर, पश्चिम बंगाल भी हो सकता है। तो यहाँ आप कहेंगे सर यहाँ जो 134 में राइट आंसर कौन सा है सर, ओडिशा ही होगा। राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ओडिशा इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर का, ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए। कितना जबरदस्त प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बाएं तट की जो सहायक नदी है वो आपसे पूछी गई है। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है राइट आंसर होगा, यहां राइट आंसर कौन सा लग रहा है। तो आप कहें सर यहां जो राइट आंसर होगा वो होगा सर शुभश्री, सुबनश्री, कौन सा सही होगा, सी इज राइट आंसर। कौन सा सही है, राइट आंसर सी, यहां राइट आंसर कौन सा है, सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला पूछा जा रहा है किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी। बताओ किसके द्वारा बनाई गई थी, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न आया था, कौन सा सही लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा थॉमस जॉन्स बार्कर द्वारा, यानी सी इज राइट आंसर। जिन साथियों ने सी उत्तर दिया है उन सभी के उत्तर है वो जबरदस्त तरीके सही हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अपना कौन सा प्रश्न है सर, अपना अगला प्रश्न आएगा 36, 37, 38 नंबर का और देख लेते हैं। देखो भाई नीचे 2 कथन दिए गए, बिल्कुल दिए सर। भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान सभा में जुड़ने के विरुद्ध थे, संविधान सभा में नहीं जुड़ना चाहते थे। और दूसरा, शाही रजवाड़ों की इस अनुक्रिया का अर्थ था कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना था कि भारत कई छोटे देशों में बंट जाता, अगर ऐसा होता तो भारत जो है कई भागों में बंट जाता, ऐसी संभावना थी। ठीक है, 138 नंबर का प्रश्न है, क्या इसमें सही करके हैं आप। तो कहेंगे सर ये 1 और 2 दोनों कथन सही है, अगर रजवाड़े अगर अपने साथ में नहीं मिलते तो शायद भारत है वो कई टुकड़ों में बंट जाता, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 139, निम्न में लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है, अशुद्ध इसे पढ़ना है और अशुद्ध वाक्य आपको बताना है कि सर कौन सा सही लग रहा है। श्याम सन्यासी है, ठीक बात है, वह स्त्री अपराधिनी है, ठीक बात है,
रंजना अध्यापिका है, बिल्कुल रंजना जी मास्टरनी जी हैं, लेकिन हवन सामग्री जल गया नहीं होता, हवन सामग्री जल गई होती है यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, तो यहाँ डी इज ए राइट आंसर। ये जो कथन है ये गलत है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। अगला देखते हैं 140 नंबर का। अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधा होना बताओ, एक मुहावरा है अंधा होना, इसका अर्थ आपसे पूछा गया है। बिना विचारे खर्च कर दे वो अंधा होए, जो धोखा दे किसी को वो अंधा होता है, एक ही सहारा क्या अंधा होता है, या विवेक भ्रष्ट होना। कई बार नहीं कहते भी उसके समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, वो अंधा हो चुका है इस काम के लिए। अंधा होना यानी विवेक का नष्ट हो जाना, मतलब विवेक है वो भ्रष्ट हो जाना। तो यहाँ राइट आंसर होगा लाडलो, डी इज राइट आंसर। और कौन सा प्रश्न रह गया सर? हमारे जो प्रश्न रह गए वो रह गए, अब एक और रह गया। देखो एक और, ये 44 नंबर का प्रश्न है, पढ़ो इसको। देखो इसको पढ़ो फटाफट, कौन सा सही रहेगा, कौन सा सही रह गया उनको देखते हैं, इनमें कौन सा सही रह गया है। राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला है जो राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहें सर यहाँ जो है राइट आंसर आएगा गंगानगर। ये धान का कटोरा ही तो है। हाँ सर, याद आ गया। एक ही प्रश्न को दोबारा रिपीट यहाँ पर कर दिया। बताओ अगला हमारा लास्ट प्रश्न और देख लेते हैं। ठीक है, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? मतलब बाकी उद्योग तो कृषि आधारित है। भाई दाल मिले, हाँ सर दाल की मिले कृषि आधारित है। भाई चना कहाँ से आएगा? कपास उद्योग है। चावल मिले, हाँ सर, लेकिन लोह इस्पात उद्योग है, क्या वो कृषि आधारित है? नहीं सर, वो कृषि आधारित नहीं है लाडलो। ये अपने हो गए प्रश्न लगभग। अब अपने प्रश्न बच गए इस पेपर में इंग्लिश वाले सर के। तो अपने जो आदरणीय राजेश जी सर हैं वो बहुत जल्दी आ रहे हैं, और वो अपने जो इंग्लिश वाले जो बेहतरीन प्रश्न है, जितने 10 आए, 12 आए, 15 आए, उन प्रश्नों का हल कराएंगे। याद रखिएगा साथियों, जितनी आपने मेहनत की है माँ सरस्वती आपको उतना आशीर्वाद अवश्य देंगी। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में लीजिए। आपके हमारे सबके राजेश जी सर आ चुके हैं। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। क्या कैसा रहा अभी पेपर आपका? पेपर इंग्लिश का जैसा सोच रहे थे, भी पिछली बार जैसे अपने हार्ड आया था वैसा पेपर नहीं आया। इस बार अपने पेपर ठीक आया, भी मॉडरेट पेपर आया था। तो इसके अंदर अपने जो क्वेश्चन है वो अपना पहला क्वेश्चन जो था उसको देखते हैं। अपना इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7, भाई 7 नंबर तो करवा दिया। 7 नंबर इसमें प्रतिनियुक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अपने 36-37 नंबर 36-37 नंबर पेज प्रश्न, अपना प्रश्न नंबर देखते हैं भी अपने 36-37 नंबर। देखें इसके अंदर आपको 36 नंबर क्वेश्चन अपना देखो। इसमें द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ फॉर्मल लेटर, तो इसके अंदर आपसे लैंग्वेज पूछेगी भी अपने फॉर्मल लेटर की। तो फॉर्मल लेटर की जो लैंग्वेज है वो कैसी रहती है भी अपने पोलाइट लैंग्वेज रहती है। पोलाइट और ब्रीफ के अंदर अपने बताना होता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। लेटर राइटिंग जब आपको बताया था तो उसके अंदर सारी चीज़ें आपको बताई थी कि इसके अंदर जो पोलाइट लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए। ऑफिशियल लेटर है, इसके अंदर किसी प्रकार की अपने भी चापलूसी नहीं चलती। ये सारी चीज़ें आपने बात करी थी जब आपने लेटर के बारे में पढ़ा था। और ब्रीफ में जो भी कहनी है बात शॉर्ट अपने सेंटेंसेस के अंदर अपने सेंटेंस बनाने थे। तो पोलाइट होनी चाहिए, क्योंकि अपने रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले ऑफिसर से अपने बात करें तो रिक्वेस्ट हो रही है वहाँ। उसके बाद में नेक्स्ट अपना इसमें असमर्थनीय, इसका अपने अनटेनेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनटेनेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं कौन सा नंबर 36 अपने हो गए। उसके बाद में भी अपने 66 नंबर पेज प्रश्न 66 ठीक है 66 ना, 66 के अंदर आपको आर्टिकल पूछा गया था। ये आपने खूब कई बार आपको मैंने बताया था, अपनी जो क्लासें हुई थी उनके अंदर भी बात करी थी और क्लास के अंदर भी अपने डिस्कशन किया था। देखो अम्ब्रेला है ना, अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला,
ठीक है, इनका प्रोनाउंसिएशन देखना था। आर्टिकल जब अपने ए और एन का यूज करते हैं तो इसके अंदर अपने प्रोनाउंसिएशन देखा जाता है इनका कि भी कौन सा प्रोनाउंसिएशन इसमें आया, और उसी के अकॉर्डिंग अपने क्या करते हैं, इसमें अपने आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारा अपने आर्टिकल से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी अपना पढ़ा हुआ है कई बार। ठीक है, आई रीच द स्कूल द गेट्स क्लोज्ड, अब मैं स्कूल पहुंचा कब, अपने गेट क्लोज होने से पहले, है ना। बिफोर और आफ्टर का यूज अपने बात करी थी, बिफोर अपने पहले और आफ्टर मतलब बाद में। तो यहाँ अपने गेट क्लोज होने से पहले मैं क्या हुआ, भी मैं स्कूल पहुंच गया, तो इस तरीके से इसमें बिफोर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपने बात करें, नेक्स्ट अपने इसमें क्वेश्चन की बात करें तो अपना क्वेश्चन नंबर 73 अपना पैसेज देखें, स्ट्रेस से रिलेटेड पैसेज था, और इसके अंदर अपने क्वेश्चन पहला व्हाट में कॉज ऑफ स्ट्रेस, आपने सभी ने अच्छे तरीके से पैसेज पढ़ा होगा भी। अपने जिस तरीके के पैसेज करे थे उसी तरीके का पैसेज अपने यहाँ आया हुआ है ना। जिस तरीके का पैसेज आपने किया था उसी तरीके के पैसेज आए हुए हैं। पिछली बार अपने पैसेज की लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी हार्ड थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा पैसेज अपना मॉडरेट था। अगर कोई थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाए तो सारी चीज़ें समझ में आ सकती हैं, ऐसा अपना पैसेज था। तो अपना इसका राइट आंसर है व्हाट में कॉज ऑफ कॉज स्ट्रेस, तो इसके अंदर व्हेन वी मेक चेंज इन डिमांड्स यू पुट ऑन योर सेल्फ, तो इस तरीके से ये वाला अपना आ जाएगा पहला जो 73 जो अपना नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर। ठीक है, व्हेन यू टेक चेंज इन द, ठीक है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट इसी पैसेज से रिलेटेड, हाउ टू टेल इफ यू आर टू स्ट्रेस्ड आउट, तो इसके अंदर आपको आंसर करना था जल्दी से। देखें इसके अंदर अपना आंसर कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, यू रन शॉर्ट ऑफ टाइम टू डू ऑल योर नीड्स टू डू, ये वाला अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये 74 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। उसके बाद में आगे नेक्स्ट देखें, व्हाट इज वन ऑफ एप्रोप्रिएट वे टू मैनेज स्ट्रेस, तो इसके अंदर आपको आंसर देना था जल्दी से भी। आप भी बताएं आपने क्या आंसर दिया था, है ना। इसके अंदर देखो प्लान और ऑर्गेनाइज होना चाहिए योर वर्क। अगर अपने प्लानिंग नहीं होगी, इसके अंदर दिया गया भी अपने अगर प्लानिंग नहीं होगी तो काम सही तरीके से नहीं होगा, धीरे धीरे पेंडिंग होता जाएगा। और उसके बाद में फिर जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते जाएंगे अपने हर टाइम ऐसा लगेगा कि अपने जल्दबाजी में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने जब जो अपना कोई भी काम होता है उसको प्लान अपने रखते हैं और ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, सही तरीके से अपना काम स्मूथली काम चलता रहता है। तो इस तरीके से ये वाला अपना राइट आंसर। उसके बाद में आपको टू बी ऑन योर टोन, इसका आपको आंसर करना था, है ना, टू बी टोन। ठीक है, तो इसमें बी अलर्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला अपने इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी अलर्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग, तो इसमें आंसर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 4 क्वेश्चन, पिछली बार 3 क्वेश्चन आए थे पैसेज से, लेकिन इस बार पैसेज से अपने 4 क्वेश्चन पूछे गए भी, है ना। इस बार पैसेज से 4 क्वेश्चन पूछे गए। अगला इसमें देखें, एक 45 नंबर क्वेश्चन भी रह गया अपने 45 नंबर क्वेश्चन इसमें रह गया, उसको देखते हैं। ठीक है, अपने 45 नंबर क्वेश्चन, है ना, ये वाला 45 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 के अंदर अपना रवि सेड, देखो ये वाला क्वेश्चन अपने खूब किया है, बहुत बार आपको प्रैक्टिस करवाई है। मैंने क्या कहा था भी, इसमें जब सेड आए एसरेटिव सेंटेंस हो आगे और उसमें सेड लिखा हो केवल, और उसके बाद में आगे कंजंक्शन अपने को ऐड करना हो तो दैट आएगा, है ना। कंजंक्शन अपने दैट लगाएंगे। 5 चेंज करने थे, पहला चेंज, दूसरा कंजंक्शन से रिलेटेड चेंज, और उसके बाद में तीसरा वर्ब से रिलेटेड चेंज, और बाकी इसमें थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो अपना सेड का सेड रहा, दैट लिखा, और उसके बाद में हिज मदर। अब मैंने आपको बताया था पहला प्रेजेंट का पहला पास्ट के पहले में
प्रेजेंट का दूसरा पास्ट के दूसरे में बदलता है। तो यहां इसमें इज गोइंग लिखा हुआ है, तो इज गोइंग दूसरा प्रेजेंट का, तो पास्ट के दूसरे में वॉज गोइंग में बदल जाएगा, तो पहला अपना राइट आंसर इसमें हो जाएगा, है ना। तो ये अपना आंसर। उसके बाद में 43, है ना, 43 नंबर इसमें क्वेश्चन ये वाला, है ना। जेनरस का अपने इसमें राइट आंसर और अपने चैरिटेबल इसका राइट आंसर हो जाता है। अभी पहले का अपना 4 नंबर, तो इसमें देखें पहले का 4 केवल इसी में है, और बाकी सारे के सारे देखने की जरूरत ही नहीं है, एज इट इज जैसे अपने लिखे हुए हैं ओनर का, ठीक है। तो ये सारा का सारा अगर आपने ये एक वर्ड याद कर रखा था और आपको इसका मीनिंग पता था, तो और आगे आपको आ रहे हो नहीं आ रहे हो कोई मतलब उसका यहाँ मीनिंग नहीं बनता। तो इसमें पहला आंसर अगर आपको इतना ही आ रहा था, भी एक ही आंसर आ रहा था, तो आपका कंप्लीट। तो इसके अंदर 43, और अब उसके बाद में अपने ठीक है, लास्ट अपना इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन आपके बचेंगे भी अपने इसमें पैसिव वॉइस बनाना था। माई सिस्टर बेक्ड ए केक, तो इसमें देखें माई सिस्टर इसका सब्जेक्ट है, ये अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये अपना ऑब्जेक्ट है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ए केक अपने इसमें सबसे पहले, और उसके बाद में यहाँ सेकंड फॉर्म है तो वॉज, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म बाई माई सिस्टर, पहला अपने इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, माई ब्रदर इज इन द इंडियन फॉरेन सर्विस एंड कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, ही इज ए पॉलीग्लोट, है ना, जो कई बहुभाषीय जिसको कहते हैं, जो कई भाषाएं बोल सकता है, उसको क्या कहते हैं, पॉलीग्लोट कहते हैं, पॉलीग्लोट कहते हैं। और उसके बाद में अगला अपना इसके अंदर देखें, सबसे पहले सी रिमार्क दैट सी, देखो यहां अगर पास्ट का टेंस आ रहा है, यहां पास्ट आ रहा है, तो आगे इसमें पास्ट आएगा, फ्यूचर किसी हालत में नहीं आएगा। और एक चीज और मैंने आपको बताई थी भी, अपने आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म है, ये अपने कई बार डिस्कशन किया है भी, अपने आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती, और अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो है, इनके साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, है ना। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इनके साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, और थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ करेंगे, अपने जैसे पास्ट का अपने जैसे परफेक्ट टेंस है अपना, प्रेजेंट, पास्ट और अपने फ्यूचर का, तीनों के परफेक्ट में। और आईएनजी फॉर्म किस में आएगी भी, अपने जहां भी अपने कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे वहां अपने इसमें क्या आएगी भी, आईएनजी फॉर्म आएगी। तो यहाँ आईएनजी नहीं आएगी, विल अपने यहाँ पास्ट आ रहा है, तो दूसरा इसमें भी आगे पास्ट का आएगा, तो यहाँ फेल्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, फील भी इसका गलत आंसर, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन कई बार आपने पढ़े हैं। नेक्स्ट अपने विदाउट बीइंग गिवन ए रीजन, ही वॉज अरेस्टेड विदाउट बीइंग गिवन ए रीजन, ठीक है। तो इसके अंदर अपने फॉर नो राइम फॉर नो राइम और रीजन, इसमें ये वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आपने भी फ्रेज बतानी थी, सुटेबल फ्रेज बतानी थी। तो अपने टोटल जो क्वेश्चन थे सारे के सारे अपने क्लियर हो चुके हैं भी, ठीक है, और सभी के आगे, ठीक है। तो इसमें अपने इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे अपने इसमें हो गए भी, है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन और था भी, एक इंग्लिश का कितने नंबर था पता नहीं, जिसका एंशिएंट आपका अपोजिट पूछा हुआ था, और उसके अंदर उसका मॉडर्न अपने इसमें बनेगा, देख लेते हैं, ठीक है। एंशिएंट का मॉडर्न अपने इसमें होगा, देखते हैं कौन से में। ठीक है, एक एंशिएंट का मॉडर्न होगा भी, है ना। एंशिएंट का अपोजिट पूछा हुआ था आपसे, तो वो देख लेना कौन सा अपने नंबर क्वेश्चन है।
तो एंशिएंट का अपोजिट पूछा गया था, देख लेना अभी ना। ठीक है, तो आपका पेपर कैसा रहा अभी सभी को बताना है कमेंट करके, और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस तरीके से आप भाई एग्जाम के अंदर अब आगे तैयारी आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। देखें, अगर आप आगे मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अपने, ठीक है, अपने ऐप तैयारी कर लो। ऐप आपने वैसे डाउनलोड कर रखा होगा। ठीक है, एंशिएंट का मतलब इसमें अपोजिट पूछा गया था, देखें मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा गया था, इसमें 44 है ना, 44 के अंदर इसका मॉडर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आप आगे की स्ट्रेटेजी तैयार रखें, आज से ही तैयारी शुरू कर दें। देखें, वैकेंसियों का दौर शुरू हो गया और आगे जल्द से जल्द गवर्नमेंट अपने वैकेंसियां निकाल देंगी। तो ऐसा ना हो कि अब जैसे सीईटी में अपने अचानक वैकेंसी आए और फिर आप कंफ्यूज हो गए, तो तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।